1 मिनट है, आप लोगों ने मुझे जवाब देना। 1 मिनट शुरू हो जाता है अब। मैंने स्टॉप वॉच लगाई है। अब शुरू हुआ। पेरिकार्डाइटिस सर। नहीं ना, आप लोग 1 मिनट पूरा हो जाए तो फिर सबने जवाब देना है। चलें जी, 1 मिनट हो गया पूरा। ताहिर, आप मुझे जवाब दो, इसका क्या आंसर है? सर मेरे ख्याल से तो पेरिकार्डाइटिस सर। पेरिकार्डाइटिस। सरमद, आपका क्या आंसर है? सर पेरिकार्डाइटिस लग रहा है। ठीक है। आमिर, आपका? सर मेरा बी है। भी। अच्छा, मुझे ताहिर, आप मुझे बताएं, आपको क्यों ये पेरिकार्डाइटिस लग रहा है? सर इसमें तो इस तरह लग रहा है ना सर, पेशेंट जो है 45 ईयर ओल्ड मैन है ना सर, उसको डायबिटीज हाइपरटेंशन दोनों है ना। वो कंप्लेन की हम्म। सारा आ रहा है ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है ना उसको। डेवलप हम्म। उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट पेन भी हो रही है ना। लेकिन इधर बहुत अच्छी चीज आ जाती है कि पेन इज शार्प इंक्रीज ब्रीथिंग। ये जो फिक्र है ना, इसके साथ मुझे लग रहा है ना कि जब पेन इज शार्प हो जाता है नहीं, ना देखो चीज। देखो देखो देखो, ये जो सीवियर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और चेस्ट पेन है, और ये जो है, ये तो एमआई में भी होती है, तो इसका आंसर एमआई क्यों नहीं है? क्योंकि सर इधर इस तरह हो रहा है ना कि इधर ब्रीथिंग इंक्रीज हो रही है ना, जब आप इंक्रीज हो जाती है ना, जब आप रिलीव हो जाती है सिटिंग फॉरवर्ड पे हो ना। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। देखो, हम्म। अगर इसने ये बात ना की होती ना, ये कि पेन इज शार्प इंक्रीज बाय ब्रीदिंग एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड, तो हम किस पे जाते? डायरेक्ट एमआई पे जाते। एम आई। लेकिन क्योंकि जो एमआई है उसमें भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, चेस्ट पेन होती है, और पेरिकार्डाइटिस में भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और चेस्ट पेन होती है। फर्क क्या है? जो एमआई वाली पेन होती है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाली, वो चाहे आप आगे की तरफ झुको, सिटिंग फॉरवर्ड हो, उल्टा लटक जाओ, दीवार पे चढ़ जाओ, किसी भी पोजीशन में पेन कम नहीं होती, कांस्टेंट पेन होती है। जबकि यहाँ पे उसने जो क्वेश्चन दिया है, उसमें पेन इज शार्प, इट इज इंक्रीज्ड बाय ब्रीदिंग एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग फॉरवर्ड। आगे की तरफ झुकने से रिलीव्ड हो जाती हैं। सिटिंग फॉरवर्ड मीन आगे की तरफ झुकने से पेन रिलीव्ड हो जाती हैं। तो ये किस में होता है? एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में होता है। वेरी गुड। एमआई में इस तरह की पेन, पोजिशनल पेन नहीं होती कि आगे की तरफ झुको तो कम हो जाए और ब्रीदिंग पे ज्यादा हो जाए। मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूं कि जब हमने पेरिकार्डाइटिस जो है वो पढ़ा था, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। वहां पे हमने एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में जो है वो हमने ये चीज पेरिकार्डाइटिस। डिस्कस की थी पेरिकार्डियल डिजीजेस में। अगर जी। आप लोगों को याद हो, ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में हमने डिस्कस किया था कि पेन जो है वो सीधा लेटने से, सुपाइन कहते हैं, सीधा लेटने से इंक्रीज हो जाती है हम्म। और लीनिंग फॉरवर्ड से डिक्रीज हो जाती हैं, यानी आगे की तरफ झुकने से डिक्रीज हो जाती हैं, कम हो जाती हैं। तो एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है कि आपके पास पेन है और वो सिटिंग फॉरवर्ड या लीनिंग फॉरवर्ड से पेन रिलीव्ड हो जाती है। रिलीव्ड किसे कहते हैं? खत्म। कम होना। खत्म या रिलीज कम है। होना, रिलीव्ड मीन कम होना। हम्म। तो ये एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है। वेरी गुड, ये तो आप सब लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 1 मिनट है आप लोगों के पास। जवाब नहीं देना, सबने सोचना है और फिर मुझे बताना है, फिर मैं खुद पूछूंगा आप लोगों से।
इस सवाल का जवाब रिजवान देगा। 10 सेकंड रहते हैं। चलिए जी, टाइम खत्म। रिजवान मुझे बताएं इसका क्या जवाब है। बिसप्रोलोल। बाइसोप्रोलोल, ये रिजवान का जवाब है। आर, मैं सजाद से पूछ लेता हूँ। सजाद, आप क्या कहना चाहेंगे, इसका क्या जवाब है। सर ए है, इट्स अ बीटा ब्लॉकर, तो मुझे यही लग रहा है सर। ठीक है, ठीक है। तो आपको क्यों ये लग रहा है कि इसका जवाब बाइसोप्रोलोल है। सर इट्स अ बीटा ब्लॉकर, तो ये जो हमारा नहीं, पहले सीएनएस आपने इंक्रीज है क्वेश्चन आपने जो पढ़ा है, क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इसमें ये जो सर, उसका 67 हार्ट ईयर रेट ओल्ड, बहुत इंक्रीज है ना सर। तो तो मैं इस टेकिंग बेस कार्ड। पे आप उसको, आप इस बेस पे बीटा ब्लॉकर दे रहे हो कि हार्ट रेट इंक्रीज है। जी सर, बाकी तो मतलब हाँ सही है, लेकिन जो कर रहे थे मैं आबिद, और आप हार्ट रेट बताएं मुझे कंट्रोल। इसका क्या जवाब है। डेजोक्सिन सर, डी जो है सर जी, इर्रेगुलर रिदम है इ- सर जी। जी सर, तो इस डाइजॉक्सिन हम देंगे ताकि हार्ट रेट भी नॉर्मल हो एट्रियल जाए, रिदम। फिब्रिलेशन में सर जी इर्रेगुलर रिदम होती है, हार्ट फेलियर में सर इस्तेमाल उसको करने के लिए डेजोक्सिन देंगे। हाँ, तो हम अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या है, डाइजॉक्सिन है। यस सर। इसके आमिर, आप क्या कहेंगे। सर मुझे सर डी लग रहा है सर, डाइजॉक्सिन होगा सर। देखो, पहले मुझे इस क्वेश्चन में डायग्नोसिस बताओ कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है। इरेगुलर रिदम सर। इर्रेगुलर रिदम है इरेगुलर रिदम, तो इरेगुलर रिदम किस चीज में होती है। सर, एट्रियल एट्रियल फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन में होती है। एट्रियल फिब्रिलेशन, तो इस पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है। वेरी गुड। अब एट्रियल फिब्रिलेशन की मैनेजमेंट अगर आप लोगों को याद हो, यस सर। हमने पहले क्या पढ़ा था पहले कि एबीसी। अगर पेशेंट, मेरी बात सुनो, एट्रियल फिब्रिलेशन की मैनेजमेंट क्या थी। अगर पेशेंट अनस्टेबल हो तो इसकी मैनेजमेंट क्या है, शॉक। ऐसा है ना। यस सर। तो हम देख लेते हैं कि पेशेंट अनस्टेबल तो नहीं है, इसके लिए हम बीपी देख लेते हैं। पेशेंट का बीपी लो नहीं है। अगर ये बीपी 90 से कम हो तो हम कहेंगे कि क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है ये बंदा। पेशेंट को चेस्ट के अंदर पेन भी नहीं है, पेशेंट का बीपी भी लो नहीं है, पेशेंट की पल्स भी हमें महसूस हो रही है 140 बीट्स पर मिनट। इसका मतलब पेशेंट अनस्टेबल नहीं है। अनस्टेबल नहीं है तो जवाब में से शॉक तो निकल गया। अब दूसरा ऑप्शन हमारे पास, अगर स्टेबल हो तो हमने क्या पढ़ा था। सर रेस। स्टेबल हो तो हमारे पास यस सर। दो रास्ते हैं इसको मैनेज करने के। एक है रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी, और दूसरी क्या थी, रिदम कंट्रोल स्ट्रेटेजी। यस सर। ऐसा था ना। यस या सर। तो हम पेशेंट का यस सर। को एंटी एरिथमिक दे दें और इसका रिदम ठीक कर दें, या हम रिदम को कहें इसी तरह इरेगुलर ही रहने दें, लेकिन ये जो हार्ट रेट इसकी 140 बीट्स पर मिनट है, इसको कंट्रोल कर दें, हार्ट रेट को कंट्रोल कर दें। इसको रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी। अल्लाह के बंदो, मैंने बी सी डी से तो आप लोगों को बताया था यस कि सर। रेट कंट्रोल में सबसे बेस्ट बी यानी बीटा ब्लॉकर है, उसके बाद बेस्ट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, उसके बाद आखिर में डाइजॉक्सिन है। आबिद और आमिर, आप लोगों ने तो डाइजॉक्सिन सेलेक्ट कर लिया और बाइसोप्रोलोल को आप लोग भूल गए, जो कि एक बीटा ब्लॉकर है। बेस्ट रेट कंट्रोल स्ट्रेटेजी में नंबर 1 पे तो बीटा ब्लॉकर आता है। ओके। समझ आई है ना। यस सर। यस सर। चले जी, बाकियों को भी आई है इस क्वेश्चन की समझ। यस सर। यस सर। चले जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। 1 मिनट का टाइम।
सर चलिए जी, कौन बताएगा इसका जवाब? सर मैं बता दूं? तैयब बताएगा। इसका क्या आंसर है? तैयब तैयब नहीं है सर सर। मोहम्मद तैयब। चलें, हम फिर रिदा से पूछ लेते हैं। ये माइक सबके ऑन कर दो। सर माइक ऑन है सबके, आपने कंट्रोल में। सर मैं बता दूं? सर ई। रिदा का जो आंसर है वो है ई। ठीक है, सरमद आपका क्या आंसर है? सर कार्डियक टेम्पोनेट। यस। सर क्योंकि बैक ट्रायड एक जो है मिनट इसमें। एक मिनट एक मिनट, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो इस पेशेंट में क्लियर कट आपके पास हमने पढ़ा था बैक स्ट्राइड, उसमें 3 चीजें थी। और वो चीजें क्या थी? वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? जीवीपी राइट। जुगुलर वेन, नेक वेन, हाइपोटेंशन का, यानी नेक के अंदर कौन सा वेन होता है? जगुलर वेन होता है ना। तो नेक Yes, वेन्स आर डायलेटेड, मतलब जगुलर वेन डायलेटेड है, जेवीपी रेज्ड है। हार्ट साउंड्स आर फेंट, फेंट भी कहते हैं, मफल्ड भी कहते हैं, मफल्ड। हाँ, लो ये 2 हो गया। तीसरा आपके पास क्या है? बीपी। लो लो ब्लड बीपी, प्रेशर इन ब्लड हाइपोटेंशन प्रेशर 90 से कम है। तो हाइपोटेंशन यानी बीपी का 90 से कम होना, जेवीपी रेज्ड होना यानी नेक वेन्स डायलेटेड होना। ये ट्रायड था ना, बैक ट्रायड। नंबर 1 हाइपोटेंशन यानी बीपी का 90 से कम होना, और इस पेशेंट का बीपी 80 है यानी 90 से कम है, तो एक तो ये हो गया। दूसरा मफल्ड, आल्सो नोन एज फेंट हार्ट साउंड, यानी आप इस बंदे के हार्ट के ऊपर स्टेथोस्कोप रखोगे तो आपको जो S1 और S2 जो हार्ट साउंड्स हैं वो क्लियरली सुनाई नहीं देंगी, मफल्ड हो चुकी होंगी, धुंधली हो चुकी होंगी, वो आवाज बहुत थोड़ी थोड़ी आ रही होगी। तीसरा ट्रायड में जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है? रेज्ड जेवीपी, जगुलर वेन के अंदर प्रेशर का रेज्ड होना। तो वो अल्फाज बदल सकता है, उसने अल्फाज यहाँ पे बदले हैं कि नेक वेन्स आर डायलेटेड, तो नेक के अंदर जगुलर वेन होता है ना, तो नेक वेन डायलेटेड मीन जुगुलर वेन डायलेटेड, यानी जुगुलर वेन के अंदर प्रेशर ज्यादा है। तो ये तीनों चीजें अगर हों तो हम कहते हैं कि ये कार्डियक टेम्पोनार्ड है। ठीक है, यस सर। हमने पढ़ा था कि कार्डियक टेम्पोनार्ड में क्या होता है कि ये लेट सपोज हार्ट है, और ये हार्ट के इर्द गिर्द एक पेरिकार्डियल कैविटी होती है। ये कैविटी, इसको हम पेरिकार्डियल कैविटी कहते हैं। अगर किसी बंदे के पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड आ जाए, इस तरह फ्लूइड आ जाए, ब्लड आ जाए, फ्लूइड आ जाए, तो इसकी वजह से अब हार्ट जो है, ये जो हार्ट है, ये ना सही तरीके से रिलैक्स हो सकता है, ना सही तरीके से। जब रिलैक्स नहीं हो सकता तो इसकी प्रॉपर फीलिंग नहीं होती, फीलिंग नहीं होती तो आउटपुट कम जनरेट करता है, यानी बीपी लो हो जाता है। इसके इर्द गिर्द अगर फ्लूइड जमा हो जाए तो S1, माइटल और ट्राइकस्पिड के बंद होने से S1 प्रोड्यूस होता था ना। आपने यहाँ पे स्टेथोस्कोप रखा है, रख के अपनी कानों के साथ लगाया हुआ है, तो चूंकि दरमियान में हार्ट के और स्टेथोस्कोप के दरमियान में फ्लूइड आ गया है, तो इसलिए यहाँ पे जो S1 और S2 प्रोड्यूस होंगी वो क्लियरली आपके स्टेथोस्कोप तक नहीं पहुंच सकेंगी, तो आपको धुंधली सुनाई देंगी, यानी मफल्ड सुनाई देंगी। ठीक है ना, हमने पढ़ा। तो सही जवाब जो है वो कार्डियक टेम्पोनार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्काइटर बोर्ड यार, ये स्काइटर बोर्ड डाल दे। थैंक यू मला यार जमची 25 धड़ा माने नेम है। हां स्काइटर बोर्ड। मंसूर अपना माइक बंद करो।
चलिए जी, कौन बताएगा? हाँ जी आबिद। सर हार्ट फेलियर ही हो सकता है सर ये। सर हार्ट फेलियर। सर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, आबिद ने भी और सरमद ने, हाँ रिजवान। दोनों ने हार्ट फेलियर किया, रिजवान ने। और कोई? आबिद आप क्यों कहते हो कि हार्ट फेलियर है इसका जवाब? सर पहले तो ये सर ये डायबिटिक है, हाँ, और बीएमआई सर जी 35 है सर। बीएमआई 35 का मतलब बंदा ओवरवेट है, बंदे का वजन बहुत ज्यादा है। यस सर। देखो इस पेशेंट को हुआ क्या है, सडन डेथ हुई है ना, यस सर। ये बंदा अचानक मरा है, कोलैप्स्ड एट होम एंड डाइड, गिर गया और मर गया, तो ये सडन डेथ है ना। अब मुझे बताओ, सडन डेथ वो इन 5 में से किस में, रीनल फेलियर में सडन डेथ हो सकती है? नहीं, सर गुर्दे नहीं, पहले फेल होंगे। अगर रीनल फेलियर होगा तो पहले 50 और अलामात आएंगी ना, यस सर। यस सर। फ्लूइड ओवरलोड में बंदा जाएगा, हाइपरकिलीमिया होगा, ये होगा वो होगा, सडनली तो ये बंदा नहीं मरेगा ना। यस सर। हार्ट फेलियर में बंदा अचानक मर सकता है, अचानक तो नहीं मरता ना। अगर हार्ट, लेट सपोज ये हार्ट है, अब अगर ये फेल हो जाए इसका मतलब ये ब्लड को किक आउट नहीं कर सकता, तो ब्लड की कंजेशन होगी, तो यहाँ कंजेशन होगी तो एट्रियम में कंजेशन होगी, तो लंग्स में कंजेशन होगी, जिसकी वजह से पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो जाएगी, सडन डेथ तो नहीं होगी ना। नो सर। तो हार्ट फेलियर भी तो इसका जवाब नहीं है, जिस तरह रीनल फेलियर जवाब है। सर इस पल्मोनरी बंदे को एम्बोलिज्म। सडन डेथ हुई है। पल्मोनरी अब एम्बोलिज्म। देखो, मेरी बात सुनो, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी तो बंदा अचानक नहीं मरता ना। ये तो नहीं है कि आज शुगर हो गई और जैसे ही शुगर हुई, डायबिटीज हुई, फौरन बंदा मर गया। तो यस। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी सडन डेथ नहीं होती। यस सर। तो आपके पास दो चीजें रह जाती हैं, एक एमआई और एक पल्मोनरी एम्बोलिज्म। अब देखो, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। क्यों? लेट सपोज ये हार्ट है और ये पल्मोनरी आर्टरी है। लेट सपोज कोई बहुत बड़ा एम्बोलाई, बहुत बड़ा एम्बोलाई यहाँ से यहाँ आया और ये इसने इस पल्मोनरी एम्बोलाई को बंद, पल्मोनरी आर्टरी को फुली बंद कर दिया। तो जब फुली बंद हो गया तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड नहीं निकल सकेगा, यानी लंग्स में ब्लड नहीं आएगा। लंग्स में ब्लड नहीं आएगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल एट्रिया के पास ब्लड नहीं आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आएगा, तो आउटपुट नहीं होगा। तो आउटपुट नहीं होगा तो ब्रेन को ब्लड की सप्लाई जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से बंदा मर जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म अगर सैडल पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो, यानी बहुत बड़ा, लेकिन क्या इस पेशेंट में पल्मोनरी एम्बोलिज्म वाले रिस्क फैक्टर हैं? यस सर, मे बी डीवीटी। नहीं। तो डीवीटी के लिए रिस्क फैक्टर क्या था? वर्कोट्राइड में शी था ना, यस। स्टेसिस, यानी बेड रिडन। क्या ये बंदा बेड रिडन है? नो सर। नो सर। नहीं है, 40 साल का बंदा है, 40 साल का बंदा तो घूमता और फिरता है, तो बेड रिडन तो नहीं है। हाइपर कोआगुलेबल स्टेट, क्या ये बंदा हाइपर कोआगुलेबल स्टेट में है? क्या उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस बंदे को कोई वो क्लॉटिंग डिजीजेज हैं, या ये पेशेंट जो है वो स्टीरॉइड्स यूज कर रहा है जो बंदे को हाइपर कोआगुलेबल करती हैं, या ऐसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल यूज कर रहा है जो कि हाइपर कोआगुलेबल करती हैं, या पेशेंट को कैंसर है क्योंकि कैंसर की वजह से भी बंदा हाइपर कोआगुलेबल, ये चीजें दी हुई है उसने क्वेश्चन में? नो सर। नो सर। तो ये भी नहीं है। और ई से क्या था? एंडोथेलियल डैमेज। एंडोथेलियल डैमेज किस वजह से होता है? यूजुअली सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है, एंडोथेलियम डैमेज होता है। तो ये तो 3 चीजों में से कोई भी नहीं है, तो डीवीटी तो नहीं है। तो डीवीटी नहीं है तो फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी नहीं है, इसलिए ये भी जवाब नहीं है। सही जवाब है मैं एमआई। अब देखो, मैंने आप लोगों को बताया था ना, लेट सपोज ये हार्ट है और ये हार्ट का मायोकार्डियम है। अब लेट सपोज इस बंदे को ये वाला जो एरिया है ये इंफार्क्टेड हो गया, ये वाला हो गया, ये इंफार्क्टेड, मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई यस सर। इस एरिया में। अब गौर से सुनो,
क्या ये बंदा इतने छोटे से एरिया की इन्फार्क्शन से डेड हो सकता है, मर सकता है? नो सर। यस सर, क्योंकि अगर इस छोटे से एरिया की वजह से भी इरिथमिया हो गया, जैसे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, यस सर। सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। टॉपिक पर है। अब देखो, अगर हम मायोकार्डियल इंफार्क्शन वाले टॉपिक में जाएं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में, वहां पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। ये देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है मायोकार्डियल इंफार्क्शन की, अगर आप लोगों को याद हो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। वेंट्रिकुलर एरिथमिया सर। हाँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तायर जो है, तायर ने गलत जवाब दिया है, तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो है वो करेक्ट किया जाए। कहाँ पे था? हाँ, ये देखो, 0 से 24 घंटे, यानी जैसे ही एमआई हुआ उस टाइम से लेके 24 घंटों तक सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। किसकी वजह से? वेंट्रिकुलर MI। फिब्रिलेशन। एमआई हुआ और जो जगह इंफार्क्टेड हुई थी, यानी जो सेल इंजर्ड हुए थे, इंफार्क्टेड हुए थे, उन सेल्स की परमिएबिलिटी ज्यादा हो गई। वो परमिएबिलिटी ज्यादा हुई तो कैटायंस लोड ज्यादा हुआ, सोडियम अंदर गया, कैल्शियम अंदर गया, जिसकी वजह से सेल की डीपोलराइजेशन एबनॉर्मल हो गई। सेल की डीपोलराइजेशन एबनॉर्मल हुई तो वेंट्रिकल के अंदर जगह जगह पे एक्टोपिक फोकस बन गए, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हुआ, जिसकी वजह से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हुआ और सडन कार्डियक डेथ हो गई। हमने पढ़ा था कि पहले 24 घंटों में एमआई हुआ, एमआई के बाद जो टाइम है, मिसाल के तौर पर किसी बंदे को 8 बजे एमआई हुआ, सुबह 8 बजे, तो अब सुबह 8 बजे से लेके अगली सुबह 8 बजे तक ये जो 24 घंटे हैं, इसमें अगर ये बंदा मरेगा तो उसकी मरने की वजह क्या होगी? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन। लेकिन ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है ना एमआई में, यस सर। यानी समझ आई है ना आप लोगों को या नहीं आई? सर आ गई है। देखो, ये एरिया डेड हो गया ना। अभी जो डेड एरिया है, ये कहता है कि यार इस एरिया के इर्द गिर्द वाला जो एरिया है, मैं इसको ना जरा वो कर देता हूँ, ये जगह डेड हो गई ना। अब यस। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला, यहाँ पे जो मायोकार्डियम होता है, ये तंग आ जाते हैं और ये अपनी तरफ से इंपल्सेस जनरेट करना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली तो इंपल्स ऐसे नोड से आता है ना, एवी नोड के पास, और फिर बंडल ऑफ के जरिए से, और फिर परकिंजी फाइबर्स के जरिए से आता है। यहाँ पे जब इन्फार्क्शन होती है या इस्कीमिया होता है, तो वेंट्रिकल का जो मायोकार्डियम है, इसके अंदर एक्टोपिक फोकस बन जाते हैं और वो खुद से इंपल्सेस जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से सारी तरतीब खराब हो जाती है, रिदम डिस्टर्ब हो जाता है, एरिथमिया हो जाता है। और अगर ये एरिथमिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, सडन कार्डियक डेथ हो सकती है। इस बंदे को ये जो सडन कार्डियक डेथ हुई है ना, ये एमआई की वजह से हुई है। ये बंदा गिरा, क्यों गिरा? क्योंकि इसको एमआई हुआ, एमआई के फौरन बाद इरिथमिया हुआ, उसी टाइम इरिथमिया और उसी टाइम ये बंदा मार गया। ये जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है ना इस बंदे को, ये मोस्ट कॉमन काज है, या मोस्ट कॉमन काज में नहीं कहूंगा, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हैं फॉर एमआई। अगर किसी बंदे को शुगर है ना, डायबिटीज मेलाइटस, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। तो इसने एक रिस्क फैक्टर भी दिया हुआ है, एक बंदे को डायबिटीज मेलाइटस है, इसका मतलब ये बड़ा रिस्क पे है एमआई के। और अब ये बंदा सडनली गिरा और मर गया, तो आपके पास जवाब एमआई है। समझ आई है ना? यस सर। सर ये जीपीएस का क्या मतलब है? जीपीएस रिपोर्ट किधर है जी? जीपीएस नहीं, जीपी, जीपीज रिपोर्ट, यानी जनरल फिजिशियंस रिपोर्ट। जो जीपी था ना, जो उसका जीपी था, उसका जो डॉक्टर था, अंग्रेजों के यहाँ ये होता है, जिस तरह हमारे यहाँ हर इलाके का काउंसलर होता है ना, यस और सर। नाजिम होता है, तो अंग्रेजों के यहाँ हर इलाके का अपना एक डॉक्टर होता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं किसी फेज 2 में मैं रह रहा हूँ, तो फेज 2 को डॉक्टर ने एक डॉक्टर हुकूमत ने एक डॉक्टर दिया हुआ होता है। यहाँ पे जो डिस्पेंसरी होती है, वो फेज 2 में रहने वाले सारे लोगों का जनरल फिजिशियन है। तो इसके जनरल फिजिशियन को पता था कि ये क्या है,
इसको टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी था और बीएमआई भी यानी इसकी जो जनरल फिजिशियन की रिपोर्ट थी उसमें ये लिखा गया था कि मरीज को टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस भी और बीएमआई भी 35 है और ये अब अचानक गिर गया, मर गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, कौन जवाब देगा इसका? सर ड्रेसलर सिंड्रोम। ड्रेसलर सिंड्रोम सर, सी। सी सही। तायर हमें बताएगा कि इसका जवाब ड्रेसलर सिंड्रोम क्यों है। ड्रेसलर सिंड्रोम किसे कहते हैं? सर ड्रेसलर सिंड्रोम में जो होता है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाती है हार्ट के जो पेरिकार्डियस है सर, इसमें वेरी गुड, यानी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है पेरिकार्डियल लेयर्स की, यानी पेरिकार्डाइटिस हो जाता है। वेरी गुड। तो इसमें और फिर एक्यूट पेरिकार्डाइटिस में क्या फर्क है? इसको अलग से खसूसी नाम क्यों दिया गया है ड्रेसलर सिंड्रोम? इसके खिलाफ एंटीबॉडीज है। सर जब एमआई हो जाता है उसके बाद जब बंदा लाल हो जाता है उसके बाद ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ब्रोसिस के रिएक्शन देखो में देखो देखो, कार्डियक टेम्पोनाट क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें बैक ट्रायड नहीं है, ना उसने हाइपोटेंशन दी हुई है, न रेज्ड जेवीपी दिया हुआ है, न लो बीपी दिया हुआ है, तो ये नहीं है। माइट्रल रिगर्जिटेशन में क्या होगा? ये आपका हार्ट है ना, और ये माइट्रल वाल्व है। तो अगर ये माइट्रल वाल्व सही तरीके से बंद ना हो तो ये वेंट्रिकल जब सिस्टली करेंगे तो ब्लड दोबारा से पीछे जाएगा, जब ब्लड पीछे जाएगा तो कंजेशन होगी लंग्स के अंदर, जिसकी वजह से शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी। ये होगा ना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ का तो उसने दिया हुआ है, लेकिन इसमें तो इस ईसीजी के अंदर एसटी सेगमेंट एलिवेशन नहीं होगी ना, तो इसलिए माइट्रल रिगर्जिटेशन भी जवाब नहीं है। एट्रियल फिब्रिलेशन में इरेगुलर रिदम होता है, रिदम उसने बिल्कुल दिया नहीं है, तो इसलिए एट्रियल फिब्रिलेशन में नहीं हो सकता। तो ये ड्रेसलर सिंड्रोम है। ड्रेसलर सिंड्रोम हमने पढ़ा था। ड्रेसलर सिंड्रोम क्या होता है तायर? कि ये लेट सपोज आपका हार्ट है, ये आपके हार्ट का मायोकार्डियम है और ये आपके हार्ट का पेरिकार्डियम है, लेट सपोज। तो लेट सपोज आपके हार्ट के इस एरिया के अंदर इंफार्क्शन हो गई ना, इंफार्क्शन। अब जब इंफार्क्शन हुई ये एरिया उड़ गया, डेड हो गया, और इस डेड एरिया की जगह पे फाइब्रोटिक बैंड्स आ गए। यहाँ पे हमारी जिस्म ने क्या जमा कर दिए? फाइब्रोटिक बैंड, फाइब्रोसिस करवा दी। यस सर। अब हालात अच्छी तरीके से चल रहे हैं, ये बंदा खुश व खुर्म जिंदगी गुजार रहा है कि अचानक इस बंदे का जो इम्यून सिस्टम है वो कहता है कि यार ये क्या बला है, ये वाइट वाइट, ये तो कोई बाहर की चीज लगती है, कोई बैक्टीरिया वगैरह लगता है, इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाओ। तो इम्यून सिस्टम क्या रिलीज करता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज। और वो एंटीबॉडीज आके यहाँ पे अटैक करती हैं पेरिकार्डियम की लेयर्स के ऊपर भी और इस एरिया के ऊपर भी, तो इस पूरे एरिया के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके साथ ही पेरिकार्डियल लेयर्स है ना, तो पेरिकार्डियम के अंदर भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, और पेरिकार्डाइटिस में आपके पास एसटी एलिवेशन होती है और पीआर डिप्रेशन होती है। हमने पढ़ा था ना ईसीजी में कि एसटी एलिवेशन होगा और पीआर डिप्रेशन होगी। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ट्रांसमिशन स्कीम में इंफेक्शन जो होती है सर, तब एसटी एलिवेशन होता है। एग्जैक्टली, कोरोनरी आर्टरी डिजीज में यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था। इसे ये नीचे देखो आखिर में, नहीं आखिर में क्यों, हाँ ये आखिर में सर। नजर आ रहा है आप लोगों को? ये यस। The immune system developed antibodies against the pericardium, inflammation of the pericardium leading to Dressler syndrome, जिसमें chest pain होती है,
पेरिकार्डियल इफ्यूजन होती है, डेस्निया होता है और एसटी एलिवेशन और पीआर डिप्रेशन होती है। ठीक है, यस सर। यस ये सर। ड्रेसलर सिंड्रोम है। ये देखो उसने हिस्ट्री में दिया भी हुआ है कि इस बंदे को एमआई हुआ था 1 हफ्ते पहले। तो ये टिपिकल आपके पास ड्रेसलर सिंड्रोम वाली हिस्ट्री। चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। خير تشيرتي جي صار ضخو ورانا إيشوكنا صبام البيضة ورنراخنا تراي صار وضبي بي صبام ورنرواخنا رابورت بكان رابورت فتو بدر ولا آه تكراجين وراجع جابيا إن شاء الله سبابة بيها اوك اوك हाँ जी, क्या जवाब है इसका? मुझे Dilated cardiomyopathy. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। Dilated. Dilated. कोई ऐसा बंदा जिसने अभी तक जवाब ना दिया हो वो जवाब दे। Sir, dilated cardiomyopathy. डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी क्यों है? Sir, decrease ejection fraction echo वेरी जो हम गुड, देखते हैं वेरी गुड, वेरी गुड। decrease- डिक्रीज इजेक्शन फ्रैक्शन का मतलब ये है कि ये सिस्टोलिक फेलियर है। Yes, sir. क्योंकि जब सिस्टोली होती है ना, यानी हार्ट कंट्रैक्ट होता है, तो उससे इजेक्शन फ्रैक्शन, यानी ये लेट सपोज आपका हार्ट है, अब ये लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट होगा तो इसके नतीजे में ब्लड बाहर पंप आउट होगा, और इस पंप आउट जो ब्लड हुआ इसे हम इजेक्शन फ्रैक्शन निकालते हैं। तो अगर किसी बंदे का इजेक्शन फ्रैक्शन लो है, इसका मतलब इसका एलवी सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो रहा, यानी सिस्टोलिक सिस्टोली किसे कहते हैं? कंट्रैक्शन कहते हैं ना, कंट्रैक्शन को कहते हैं। तो ये सिस्टोलिक डिस्फंक्शन है, और हमें पता है कि ये नॉर्मल हार्ट है। ये हार्ट अगर इस तरह डायलेट हो जाए तो ये सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं हो सकता, यानी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में सिस्टोलिक फेलियर, सिस्टोलिक डिस्फंक्शन होती है, और सिस्टोलिक डिस्फंक्शन की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल सही तरीके से कंट्रैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से इजेक्शन फ्रैक्शन लो होती है। और क्वेश्चन में उसने दिया भी हुआ है कि इको रिवील्स डिक्रीज्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो ये तो बड़ा इजी था। विद डिक्रीज्ड सेप्टल वॉल थिकनेस ये होगा ना, जाहिर है। यस सर। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में वेंट्रिकल की जो दीवार होती है वो लंबी हो जाती है और पतली। पतली हो जाती है, पतली। यानी डिक्रीज्ड थिकनेस कम हो जाती है, यानी पतली हो जाती है। क्यों? क्योंकि लंबी जो हो गई है, डायलेट जो हो गई है, तो ये तो इजी था। ये तो आप सबके लिए हलवा है ये वाला क्वेश्चन। A 66-year-old man has following ECG. Most appropriate next step in the management. अभी मैंने पीछे मेरे ख्याल में इस पे बात भी किया। ECG को देखो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा रिदम है। इरेगुलर है। आया ये साइनस टेकिकार्डिया है, आया ये साइनस ब्रेडिकार्डिया है, आया ये एट्रियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, एसवीटी है, वीटी है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। क्या सर ये एट्रियल फिब्रिलेशन इरेगुलर रिदम है। एडिनोसिन जवाब कौन देगा मुझे? सर मैं सर। क्या देंगे हम इसको? नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है इसकी? नहीं सर सर ए मेटोप्रोलोल। Sir, मीटोप्रोलोल है। एट्रियल फिब्रिलेशन है ये। फिर यहाँ पे हम अभी सीधी हमने जवाब पढ़ा है। करेंगे BCD। ताहिर आपका क्या जवाब है? मेटोप्रोलोल सर।
मेटोप्रोलोल। मेटोप्रोलोल क्या है? ये एक बीटा ब्लॉकर है ना? यस सर। यस सर, ये ब्लड प्रेशर को भी कम करेंगे और हार्ट रेट को भी सर। नहीं नहीं, इस बंदे को आप मेटोप्रोलोल क्यों दे रहे हो तायर? इस ईसीजी में मसला रिदम क्या है? इरेगुलर है सर। रिदम रिदम इर्रेगुलर है। नंबर एक चीज जिससे इशारा जा रहा है किसकी तरफ? एट्रियल फिब्रिलेशन है ता- सर। फिब्रिलेशन सर। तायर 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 इर्रेगुलर रिदम एट्रियल फिब्रिलेशन में होती है ना। एक यस तो सर। इर्रेगुलर रिदम है, दूसरी चीज क्या है जो एट्रियल फिब्रिलेशन की तरफ इशारा कर रही है? एब्सेंट पी वेव्स। अगर आप यस सर। देखो ना, ये आपको ये जो वेव्स है ये फिब्रिलेटरी वेव्स है। ये फिब्रिलेटरी वेव्स है, इसमें कोई स्पेसिफिक पी वेव नहीं है। ये देख रहे हो? ये यस ये 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 फिब्रिलेटरी वेव्स हैं। ये सारी फिब्रिलेटरी वेव्स है। अगर पी वेव होता तो वो पी वेव इस तरह प्रोमिनेंट होता, इस तरह है, इस तरह। लेकिन इस तरह की तो कोई वेव हमें नजर नहीं आ रही। तो एब्सेंट पी वेव्स एंड इर्रेगुलर रिदम्स, इसका मतलब इस बंदे को एट्रियल फिब्रिलेशन है। और एट्रियल फिब्रिलेशन में दो किस्म की स्ट्रेटेजी हैं। वैसे पहले देखना है कि पेशेंट स्टेबल है या अनस्टेबल है। वो बात तो इसने क्वेश्चन में दी नहीं है कि स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर क्वेश्चन में नहीं दी इसका मतलब बंदा स्टेबल है, क्योंकि अगर अनस्टेबल होता तो वो कह देता कि अनस्टेबल है। अब आपने क्या करना है? पेशेंट जो है वो स्टेबल है, ठीक है। तो अब अगर स्टेबल हो तो हमारे पास दो तरह की स्ट्रेटेजी है, रेट कंट्रोल, रिदम कंट्रोल। तो हम किसको प्रेफर करते हैं? रेट कंट्रोल को। रेट कंट्रोल में आप क्या देते हो? बी सी डी। पहले बीटा ब्लॉकर बेस्ट, उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर बेस्ट है, उसके बाद डाइजॉक्सिन है। तो मिटोप्रोलोल एक बीटा ब्लॉकर है, ठीक है। तो यस मिटोप्रोलोल हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। और मेट वालेकुम सलाम। ना ना विश्व। सर, बता दूं? हाँ 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 हाँ। छोरा एज इदा। हाँ 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 हाँ। सही था, सही। पोइसोमा डायबिटिक टाइप 1 हो कि टाइप 2 हो? हाँ 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 हाँ। सही था। नॉर्मेट दा होगोरा डायबिटिक पेशेंट था او फीवर دا ورता او constipation history هلري. نو زه خوایم چې یو خو دا constipation ورته ریلیو کا او ټمپریچر کنټرول کا بیس لاین دا به چیرې انفیکشن یا به یو ټی آی ورته او ډایابټیک پیشنټ چې او د ایچ خو معمولی انفیکشن چې وسی کنه هغه سره پیشنټ ډراوزي نسی او کنفیوزډ نسی. دا سیمپل چې ورنه اخلي کنه اسی خو سیمپل اخلي کنه نو سی بی سی د لپاره آر اف ټیز د لپاره او الکترولایټس د لپاره دا درې خو خامخاو او یورین آری کا سیمپل وی آبا شاوی. واو واو صحیح. نه وایټلی چې سټیبل وي کنه نو بیا خو آی ډونټ تھنک چې څه ایمرجنسي ده. شاخو بدای ډیر شا چې یو ای سی جی وسی دا با یو ډیر سیف ساید وي چې بلاک ملاک ته نه تلای. خدا د هارت ریټ څنګه ده؟ ریدم ریګولر تا؟ اچھا رښتیا تا ما ته وې چې ټیک ده نو راو ریګولر چې وی بیا خو ټیک تا
چې ریګولر وي بیا ټیک او که پاسبل وي یو ای سی جی سي چې وشي هغه به ډېره شي په دا چې ایج داسې ده که نه ډایابیټک پیشنټ ته او ایج یې هم زیات ته او چېرته داسې نه وي چې انډرلاینګ ایم آی وغیره یا څه نه وي او ډایابیټک پیشنټ کې خو بیا هغه ټیپیکل مینیفیسټیشنز هم نه وي که نه هغسې چیسټ پین وي نه هغسې سویټینګ وي بالکل دا ده چېرته کور چېرته ده نو که ګاډی ماډی زر یې راوله دلته به ای سی جي وکړي بي ایل آی سیمپل به ترې واخلي او بس بیا به یې کور ته وویسي واپس واو دا به ډېره ښه وي ای سی جي به زه وایم چې منډیټري وي چې ای سی جي وشي بس ما ته بیا وایه که څه و अच्छा जी इसका क्या जवाब है सर बता दूं एटल फ्लड सर देखो ये चीख चीख कर बता रहा है ये चीख चीख कर बता रहा है कि सा टूथ लाइक वेव्स और रेगुलर आ रहा है यानी रेगुलर रिदम है और सा टूथ लाइक वेव्स है वेंट्रिकुलर रेट 150 है तो एट्रियल फ्लटर में होता ही ऐसा है कि लेट सपोज अगर ये आपका हार्ट है ना और ये आपका एट्रिया है और फ्लटर में एट्रिया का रेट 300 हो जाता है तो उन 300 के 300 इम्पल्सेस को एवी नोड नीचे नहीं जाने देता एवी नोड जो है वो ब्लॉक करता है 2x1 या 3x1 या 4x1 मोस्ट कॉमन ये 2x1 है यानी हर दो में से एक इम्पल्स को नीचे जाने देता है तो ऊपर अगर 300 है तो 300 का हाफ कितना होता है 150 तो वेंट्रिकल में जो कंट्रैक्शंस होंगी वेंट्रिकल के पास जो इंपल्सेस आएंगी वो वेंट्रिकल के अंदर 150 आएंगे समझ नहीं आई आप लोगों को ये सर आ गई एट्रियल फ्लटर है ये तो बड़ा इजी था नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जवाब कौन देगा सर ये इको सर आता है कार्डियक एंजाइम्स सर कार्डियक एंजाइम्स सर इको कार्डियक एंजाइम दो बंदों की तरफ से आ गया और इको एक बंदे की तरफ से आ गया और क्या कहना चाहेंगे सर इको कहीं नहीं है सर इको सर कार्डियक एंजाइम इको ही लग रहा है देखो जिन बंदों को कार्डियक एंजाइम क्यों लग रहा है आपको सर क्योंकि ईसीजी का साइनस रिदम शो है क्योंकि अगर इंफेक्शन है तो उससे पता लग जाएगा देखो 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 पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है पेशेंट पहली बात तो ये कि ओपीडी में आया है इमरजेंसी में नहीं आया ठीक है पेशेंट ओपीडी में आया और कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे अटैक्स होते हैं एपिसोड्स होते हैं किस चीज के ब्रेथलेसनेस के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ के और चेस्ट पेन के और पल्पिटेशंस के मुझे एपिसोड होते हैं मैं ओपीडी में बैठा हुआ था मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम लेटो मैं तुम्हारी ईसीजी करता हूँ और मैं तुम्हारा हार्ट रेट चेक करता हूँ तो मैंने हार्ट रेट चेक किया बिल्कुल नॉर्मल था 60 बीट्स पर मिनट था ईसीजी मैंने की वो बिल्कुल नॉर्मल थी साइनस रिदम थी अब मैं कार्डियक एंजाइम्स क्यों करवाऊंगा क्या मेरे पास जो पेशेंट आया है उसको उस टाइम पे पेन हो रही है हाँ उस टाइम पे तो नो पेन सर नहीं हो रही ना ये तो ओपीडी में आया और कहता है कि मुझे एपिसोड्स होते हैं ब्रेथलेसनेस के चेस्ट पेन के पाल्पिटेशंस के तो इसका कोई हल ढूंढो फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो रहे हैं ये नहीं
कहा क्वेश्चन में कि 61 year old man has presented to you in the OPD with chest pain, breathlessness and palpitation. उसने तो एपिसोड्स का जिक्र किया कि इस बंदे को ये एपिसोड्स होते हैं, अटैक्स होते हैं। अब आपके पास आया, आपने हार्ट रेट चेक किया, ठीक है, आपने ईसीजी की, ईसीजी में साइनस रिदम है, अब आप क्या करोगे? कार्डियक एंजाइम क्यों कर रहे हो? नहीं करेंगे सर कार्डियक हो एंजाइम की सकता तो है तुक नहीं बनती ना। अगर इस टाइम पेशेंट को चेस्ट पेन हो रही होती और ब्रेथलेसनेस होती और पल्पिटेशन होती तो फिर हम सोच सकते थे कार्डियक एंजाइम्स के बारे में, लेकिन ये तो एक पुरानी हिस्ट्री लेके आया है कि मुझे एपिसोड्स होते हैं और बार बार, यानी ज्यादा एपिसोड होते हैं, फ्रीक्वेंट एपिसोड होते हैं। हम कार्डियक एंजाइम तो नहीं करवाएंगे ना, वो तो एमआई के लिए, एक्यूट एमआई के लिए करवाते हैं। तो इस बंदे को तो एक्यूट एमआई तो नहीं है। ईसीजी भी हो चुका है एक दफा, उसमें साइनस रिदम है, तो ईसीजी भी नहीं करवाएंगे। इको, इको हम सर क्यों करवाएंगे? इको किस लिए? सर ये सर कि कौन कोई स्ट्रक्चरल नहीं प्रॉब्लम? से रेफर करें जी, एनाटॉमी चेस्ट ऑफ द कोई एनाटॉमिकल प्रॉब्लम ना हो ना। मिसाल के तौर पर माइट्रल रिगर्जिटेशन, यस माइट्रल रिगर्जिटेशन की वजह से ब्रेथलेसनेस भी हो सकती है, चेस्ट पेन भी होती है, ठीक है, पल्पिटेशन। लेकिन वो माइट्रल रिगर्जिटेशन में तो हर वक्त रिगर्जिटेशन हो रही होगी, तो हर वक्त प्रॉब्लम्स होंगे, एपिसोड्स तो नहीं होंगे ना। यस सर इस बंदे को तो एपिसोड हो रहे, मुझे ये प्रॉब्लम हुई, दरमियान में मैं ठीक हो गया, फिर ये प्रॉब्लम हुई, फिर ठीक हो गया, इस तरह एपिसोड्स हो रहे हैं। माइट्रल रिगर्जिटेशन में तो प्रॉब्लम हर वक्त होती है, हर वक्त रिगर्जिटेशन होती है। तो अगर इस वजह से है तो फिर तो एपिसोड नहीं बल्कि कंटिन्यूअस ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन और पल्पिटेशन होनी चाहिए। आपने कहा मैं इको करवाऊंगा कि कोई स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी ना हो, क्योंकि कोई वेलुलर एबनॉर्मेलिटी ना हो, कोई एआर्टिक स्टेनोसिस ना हो, ये एआर्टिक वॉल तंग ना हो। तो मुझे बताओ, अगर एआर्टिक स्टेनोसिस होगी तो क्या इस बंदे को एपिसोड्स होंगे या मुसलसल मसला होगा? मुसलसल कंटिन्यूअस। मुसलसल इस बंदे को प्रॉब्लम होगी ना। इसने तो एपिसोड का जिक्र किया हुआ, तो इको भी नहीं है। चेस्ट एक्सरे आप क्यों करवाना चाहते हो? कि ये जो ब्रेथलेसनेस और चेस्ट पेन है, ये कहीं न्यूमोथोरैक्स की वजह से ना हो। यस सर हाँ, फिर तो न्यूमोथोरैक्स की वजह से भी एपिसोड्स होंगे। ये लंग्स हैं और ये लंग्स के इर्द गिर्द प्लूरल कैविटी हैं। इसके अंदर आ गई लेट सपोज ईयर, इसलिए शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है, चेस्ट पेन हो रही है, वगैरह वगैरह। तो क्या इस बंदे को एपिसोड्स होंगे या मुसलसल मसला होगा? सर मुसलसल मुसलसल मसला होगा ना। मुसलसल होता है इसमें चेस्ट एक्सरे भी नहीं है। इसका जवाब 24 आवर ईसीजी, व्हिच इज आल्सो नोन एज, मैंने पढ़ाया था, होल्टर मॉनिटरिंग। ऑल्टर पढ़ाया था मैंने। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में ये पढ़ाया था। ये देखो, ये देखो, हमने पढ़ा था एवीएनआरटी में कि पेशेंट को क्या होती हैं, पाल्पिटेशंस, डेस्निया, चेस्ट पेन। लेकिन जिस टाइम एपिसोड हो रहा हो, बिटवीन द एपिसोड ईसीजी नॉर्मल होती है। जिस तरह इस बंदे की ईसीजी मैंने ओपीडी में की तो नॉर्मल थी ना। यस सर। तो मैं एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग करूंगा, जो कि हम होल्टर मॉनिटर के जरिए से करते हैं। एक मॉनिटर इस बंदे के चेस्ट के ऊपर लगा देते हैं, ईसीजी की तरह का एक मॉनिटर होता है। 24 घंटे तक उसने वो मॉनिटर पहना हुआ होता है। होल्टर मॉनिटर क्या करता है? एम्बुलेटरी ईसीजी करता है, 24 घंटे इसकी ईसीजी करता है। तो बिटवीन द एपिसोड्स जवाब सही क्या था? एम्बुलेटरी ईसीजी 24 मॉनिटरिंग या 24 आवर ईसीजी मॉनिटरिंग या होल्टर मॉनिटर फॉर 24 आवर्स। तो ये आपके पास वो जवाब है। ये जो पेशेंट है ना, इस पेशेंट को बेसिकली जो अटैक्स हो रहे हैं, पल्पिटेशंस के, चेस्ट पेन के, ब्रेथलेसनेस के और एपिसोड्स हो रहे हैं, इसका मतलब मोस्ट लाइकली ये कोई इरिथमिया है। यानी
या ये एट्रियल फिब्रिलेशन है जो खुद शुरू होता है, थोड़ी देर तक होता है फिर ठीक हो जाता है, या ये AVNRT है, या ये एट्रियल फ्लटर वगैरह है। जब मेरे पास पेशेंट आया उस टाइम ECG नॉर्मल थी, तो मैं कहूंगा कि भाई मैं तुम्हें ना एक ECG की तरह की एक चीज होती है वो पहना देता हूँ, मैं होल्टर मॉनिटर, वो 24 घंटे आपकी ECG करेगा। तो 24 आवर ECG इसका सही जवाब है कि जिस टाइम इस बंदे को एपिसोड होगा ना, उस टाइम इसने ECG तो बांधी हुई होगी, होल्टर मॉनिटर बांधा हुआ होगा, तो वो ECG मॉनिटर उसको रिकॉर्ड कर लेगा और फिर वो आके जब मुझे दिखाएगा, मैं देख लूंगा कि जिस टाइम उसको एपिसोड हुआ था वो किस वजह से था। एट्रियल फिब्रिलेशन था, AVNRT था, एट्रियल फ्लटर था, क्या था? समझ नहीं आई आप लोगों को? सर आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई जानता हम के घंटे और होगा और तैसे दाइचे रहता कदाई दलते को मुझ बहुत सारा लाट सु और तै मुझ ज्यादा अंदाज सु रूमेट होते ममा बीमार था अचानक लड़ तकलीफ और तो जोड़ सवे देख तो चला रखा ना आवेस आज फेल तो गया मुझ वायु पड़ता है चेस दलते है तो उड़ी हाँ जी सर बी है सर ये। कौन बताएगा? तायर? मैं बताऊं? सर एडोनिसिन देंगे सर। यस सर डी। फर्स्ट लाइन। सबसे पहले हम वेगल मैनुअर नहीं करते थे सबसे पहले, कैरोटिड बिल्कुल मसाज। सर मेडिसन इधर लिखा हुआ यस सर, कोई एक वीडियो भी वेरी सेंड की हुआ सर, मैंने गुड। वो वीडियो भी है। सेंड की मेडिसन थी आपने। लेकिन यहाँ पे उसने क्वेश्चन में मेडिसिन का कहा है, व्हाट इज द फर्स्ट मेडिसिन टू बी यूज। अगर उसने ये पूछा होता ना कि एक पेशेंट है उसको ECG आपने की, इस ECG पे SVT यानी AVNRT आया है, व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट स्टेप। अगर इस तरह होता तो फिर सही जवाब क्या था? पहले आप वेगल वेगल मैनुअर मैनुअर। करते हो, जैसे कैरोटिड मसाज एक वेगल मैनुअर है। लेकिन यहाँ पे तो उसने क्वेश्चन में फर्स्ट मेडिसिन लिखा हुआ है, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जो SVT है उसके लिए फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी है? एडिनोसिन। सेकंड लाइन ड्रग कौन सी है? वेरापामिल, जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस थोड़े से रह गए। ये कौन सा रिदम है? इस ECG को देखो, डायग्नोसिस बताओ। सर टूसुस्कूप और सर ये वाला जो है हाँ सर हमने जो इस आजी टूसुस्कूप और नाम जो है सर ये एफ तो सर कोट्सुबो वेंट्रिकल सर वही लग रहा है। कोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी, तो कोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी है, नहीं AFib नहीं है, ये सर ये पल्सलेस वी फिब है वी। जो हमने पढ़ा था पल्सलेस VT है, या VFib है, पोलीमार्फिक या पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, सर जिसको हम पोलीमार्फिक टोर्साडिपोइंटस भी कहते हैं, सर टोर्साडिस पॉइंटस। सर पॉलीमार्फिक है, 80 फिल्टर होगा सर। वही एट्रियल फ्लटर। सर ये वी फिब है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। यस सर वेंट्रिकल फिब्रिलेशन या ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मैंने आपको बताया था कि जिसमें कोई डिसर्नेबल वेव नहीं होती। आपको इसमें पता चल रहा है कि P कौन सा है, Q कौन सा है, R कौन सा है, S कौन सा है, T कौन सा है। कोई वेव आप आइडेंटिफाई कर रहे हो? ऐसी है जैसे किसी नशई ने ऐसी लाइनें मार दी हैं, ऐसा है ना? यस सर यस सर। तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। तायर आपने एट्रियल फ्लटर कहा, उसमें इस तरीके से फ्लटर वाली वेव्स होती हैं, यस ऐसे। तो इस तरह की कोई चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है? नो सर। तो ये एट्रियल फ्लटर तो नहीं है ना। आबिद ने टकोट्सुबो कार्डियोमायोपैथी पहले नहीं कहा, नहीं वो तो सर वो नहीं पोलीमार्फिक। अच्छा। तो पॉलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में क्या होता है? उसमें शेप तो सेम होती है ना, यानी ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है और फिर ऐसे होता है। इस तरीके से एक वेव टाइप की चीज जनरेट होती है, जिसमें
QRS पहले थोड़ी देर के लिए लंबे हैं और फिर छोटे हैं, फिर लंबे हैं और फिर छोटे हैं। QRS आपको नजर तो आ रहे हैं ना, तो ये वो भी नहीं है। यहाँ पे किधर है, यहाँ पे ऐसी कोई कोई है आपको? अब ये क्या है जो दरमियान में आ गया? ये क्या है जो दरमियान में आ गया? सर तो ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। चलें जी। सर ये जो इससे ऊपर से ऊपर वाला सवाल था उसमें स्टेबल अनस्टेबल नहीं लिखा हुआ था, आप पहले जिस तरह बता रहे थे, तो अगर अनस्टेबल नहीं ना नहीं लिखा हो नहीं, तो वो हर नहीं नहीं नहीं, ये जी जी सर, नहीं जरा इससे नहीं ऊपर तो वाले सवाल में ये वाला। यस सर। हाँ सर इसमें ये तो जो इसमें भी, वेगल हाँ मैन्यूवर, उसमें भी, हाँ वेरी गुड। अगर उसने ऊपर लिखा हुआ हो कि पेशेंट का बीपी लो है, 90 से कम है, या जी सर क्योंकि कंफ्यूज्ड हैं, जी या वो हैं, तो फिर आपके लिए तो शॉक है ना, पहले फिर तो शॉक करना है। ठीक इरिथमियाज होगा जितने भी हैं, अगर अनस्टेबल हो पेशेंट, शॉक करना है। चाहे जी एफib सर। हो, चाहे एट्रियल फ्लटर हो, चाहे AVNRT हो, चाहे VT हो, चाहे कुछ भी हो, अगर अनस्टेबल है शॉक करना है। तो यहाँ पे तो उन्होंने लिखा नहीं है कि लेकिन सर अगर कुछ अनस्टेबल भी है, ना लिखा हुआ हो फिर फिर स्टेबल, इसका मतलब पेशेंट स्टेबल है। ठीक फिर हो ये गया सर, हो ही नहीं सकता, ठीक है, कि वो आपको इस तरह का ठीक हो बोल गया, दे। ठीक हो गया सर, थैंक चले यू। जी। conscious throughout. ऑर्थोपेडिक बताए तो जलते है कि प्लेट से। हाँ जी, सर MI MI देखो एक बंदे डायबिटिक है, तो एक ये रिस्क फैक्टर हो गया MI के लिए। डायबिटीज मेलाइटस इज द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर MI। तो MI के लिए एक रिस्क फैक्टर हो गया कि बंदा डायबिटिक है। हाइपरटेंसिव भी है सर। अब हाइपरटेंसिव भी है, क्योंकि एंटी हाइपरटेंसिव थेरेपी ले रहा है, तो हाइपरटेंशन एक दूसरा रिस्क फैक्टर हो गया। यस अब सर। और से पेशेंट को क्या शुरू हो गया है? सर जी चेस्ट सर सेंट्रल चेस्ट स्वेट पेन। 20 मिनट देखो से देखो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो पेशेंट को सेंट्रल चेस्ट पेन है। अब मैं देखूंगा कि क्या ये, नहीं बल्कि एक मिनट, पेशेंट को चेस्ट पेन है। अब मैं देखूंगा कि क्या ये टिपिकल चेस्ट पेन है जो कि MI में होता है। टिपिकल चेस्ट पेन में क्या क्या होता है? नंबर 1, सेंट्रल, यानी सीने के बिल्कुल दरमियान में। तो मैंने जब देखा तो मुझे पता चला कि हाँ ये चेस्ट पेन तो सेंट्रल है, तो एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा 20 मिनट से ऊपर। इसके साथ स्वेटिंग भी है, पेशेंट को पसीने भी आ रहे हैं, तो ये दूसरा पॉइंट है टिपिकल चेस्ट पेन के लिए। डेस्निया यानी साथ में पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही है। हाँ, यस सर। यस सर। और जो पेन की ड्यूरेशन है, कुछ बुक्स के अंदर 20 मिनट लिखे हुए हैं, कुछ के अंदर 30 मिनट लिखे हुए हैं, कि अगर 30 मिनट से ज्यादा हो। अब देखो, सेंट्रल चेस्ट पेन जिसके साथ स्वेटिंग हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो, और वो पेन कुछ बुक्स के मुताबिक 30 मिनट से ज्यादा हो, कुछ बुक्स के मुताबिक 20 मिनट से ज्यादा हो, तो इसको हम टिपिकल चेस्ट पेन कहते हैं, जो कि MI में होता है। और आप देखो तो इस पेशेंट में है सेंट्रल भी है, साथ में स्वेटिंग भी हो रही है, साथ में डेस्निया भी है, और 30 मिनट से ज्यादा, 45 मिनट से ज्यादा, तो ये MI है। ठीक है। यस सर। यस सर। सर ये जो डायबिटिक है, लेकिन उसमें सर प्रिडोमिनेंट भी कह सकते हैं कि ये ड्यू टू पेरिफेरल नेफ्रोपैथी जो है ना, न्यूरोपैथी में भी हाँ, चेस्ट पेन राइज वेरी भी ना गुड, हो हो। सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये अभी मुझे कॉल आई थी, आप लोगों ने शायद सुनी हो। ये मेरा दोस्त है, उसके मामू को चेस्ट के अंदर, और इसके मामू को कंफ्यूजन थी, कंफ्यूज्ड था, डायबिटिक बंदा है, अब कंफ्यूज्ड था। तो मैंने उसको इसलिए कहा कि ECG करवाओ। क्यों करवाओ? क्योंकि कभी कभी इस तरह होता है कि डायबिटीज की वजह से नर्व सही काम नहीं करते, तो नर्व्स की वजह से तो आपको पेन महसूस होती है। अगर आपके नर्व सही काम नहीं करेंगे तो आपको MI हुआ होगा और आपको पेन महसूस ही नहीं होगी। ठीक है, तो बहरहाल डायबिटिक बंदे में MI हो सकता है विदाउट चेस्ट पेन, या विद वेरी माइल्ड चेस्ट पेन। अच्छा जी, ये देखो क्वेश्चन।
सर कार्डियक एंजाइम्स। पूरे हालात मालात जबरदस्त वो तो जाजू का तो आता जाए बोल दो नॉर्मल है। हाँ जी नौजवानों, ताहिर मुझे जवाब देगा। ताहिर मैंने कार्डियक एंजाइम का कार्डियक एंजाइम, आपने क्यों कहा कार्डियक एंजाइम? आप क्यों इस सर बंदे के कार्डियक एंजाइम करवाना चाहेंगे? क्योंकि इसमें प्रॉपर डायग्नोसिस एमआई की है ना सर, अगर देखा जाए ना इसमें वेरी तो गुड, एर्ली वेरी गुड, स्टेजेस में सीजी तो शो नहीं हो रहे ना सर, इस वजह से वेरी गुड, मैंने ये कहा। वेरी गुड। देखो देखो देखो, वेरी गुड, सही जवाब है। पेशेंट को 2 घंटे से चेस्ट पेन है, तो 2 घंटों से चेस्ट पेन मतलब 20 मिनट से या 30 मिनट से ज्यादा हुई इसकी। हाँ, ऊपर मैंने एक और चीज नो रह गई। 5वीं चीज होती है रेडिएटिंग। ये जो टिपिकल चेस्ट पेन है जो एमआई की होती है वो रेडिएटिंग होती है टुवर्ड द जा, लेफ्ट साइड का जो जबड़ा है, रेडिएटिंग टू जा एंड लेफ्ट आर्म, इस तरफ रेडिएट करती है एमआई वाली पेन। जिस तरह इस पेशेंट में है, पेन रेडिएटिंग टू द लेफ्ट आर्म और 2 घंटे से ज्यादा हो गए। अब देखो, मैंने ईसीजी करवाई तो ईसीजी नॉर्मल थी, लेकिन ईसीजी तो हो सकता है कि वैसे भी नॉर्मल आ सकती है। ईसीजी तो कंफर्मेटिव नहीं है ना एमआई के लिए। अब देखो, मैं सस्पेक्ट कर रहा हूं कि इस बंदे एक ईसीजी ऑप्शन नंबर डी तो निकल गया, क्योंकि जब एक दफा उसकी ईसीजी हो चुकी है और वो नॉर्मल है तो दूसरी दफा मैं क्यों करवाऊं, तो ईसीजी वाला ऑप्शन निकल गया। सीटी स्कैन में क्यों करवाऊंगा डायरेक्ट? सीटी स्कैन तो हम नहीं करवाते ना डायरेक्ट, उससे पहले तो चेस्ट एक्सरे होता है, तो इसलिए सीटी स्कैन भी मैंने निकाल दिया। अब मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं, चेस्ट एक्सरे और कार्डियक एंजाइम। ऐसा है ना? चेस्ट एक्सरे क्यों? क्योंकि न्यूमोथोरैक्स में पेन होती है चेस्ट के अंदर। यस सर। हाँ, वो चेस्ट एक्सरे पे नजर आ जाएगा अगर न्यूमोथोरैक्स हुआ। न्यूमोथोरैक्स में पेन होती है, यस सर। लेकिन लेकिन क्या न्यूमोथोरैक्स वाली पेन रेडिएट करेगी टू हिज लेफ्ट आर्म? ओ सर। रेडिएट नहीं करेगी, वो तो सिर्फ चेस्ट के अंदर पेन होगी जो कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन पे ज्यादा होगी। रेडिएट जो करती हैं वो कार्डियक पेन होती हैं। तो जब पेन रेडिएट कर रही है इसका मतलब ये न्यूमोथोरैक्स वाला पेन नहीं है, इसलिए न्यूमोथोरैक्स वाला ऑप्शन भी मैंने हटा दिया, तो चेस्ट एक्सरे वाला ऑप्शन भी उड़ गया, तो मेरे पास कार्डियक एंजाइम रहेगा। नेक्स्ट सर यहाँ क्वेश्चन। पर सर यहाँ पर ईसीजी नॉर्मल क्यों है सर? इवन अगर हम कार्डियक एंजाइम चेक कर रहे हैं लेकिन ईसीजी भी नॉर्मल है। हाँ देखो, इस बंदे को 2 घंटे से चेस्ट पेन हो रहा है ना, हो सकता यस है। देखो, ईसीजी है ना, ये स्पेसिफिक नहीं है। हो सकता है कि स्टार्ट में ईसीजी के अंदर एसटी एलिवेशन हो और फिर ठीक हो जाए, या स्टार्ट में ईसीजी के अंदर थोड़ी सी क्यू वेव्स हो और फिर वो ठीक हो जाए। ईसीजी तो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देखती है ना, तो वो कभी कभी आपको मिसगाइड कर सकती हैं, लेकिन कार्डियक एंजाइम आपको मिसगाइड नहीं करते। इसलिए अगर ईसीजी नॉर्मल आ गई है और आपको शक है फिर भी कि इस बंदे को ये पेन, क्योंकि देखो आमिर आपने गुड अच्छा सवाल किया है। देखो एमआई की जो डायग्नोसिस है, इसके लिए हम 3 चीजें देखते हैं, इसमें से 2/3 होनी चाहिए। 3 में से अगर 2 चीजें हों तो आपने पेशेंट की एंजियोग्राफी करनी है। एक क्या? ईसीजी चेंजेस। नंबर 2 टिपिकल चेस्ट पेन। नंबर 3 कार्डियक एंजाइम्स। इन 3 में से अगर आपके पास 2 चीजें आ जाए ना, फौरन इसको भगाओ और इसकी एंजियोग्राफी करो और स्टंट डालो। ठीक है? तो देखो, अगर ईसीजी चेंजेस ना भी हो लेकिन इस पेशेंट को टिपिकल चेस्ट पेन तो थी ना, हो सकता है इसके कार्डियक एंजाइम भी प्लस में आ जाएं, तो 2/3 हो गई। तो इसलिए आपने इसकी कार्डियक एंजाइम जरूर करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ सेम बिनजार होटल सारा तो शाद लाड सकना शाद तलता गाड़ी वाला गाड़ी वाला देश पशी सेट बंदी उगोरदल्ता कंस्ट्रक्शन वाह 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 हाँ हाँ जी सर नंबर बी एस्पायरिन सर बी बी एंजियोग्राफी करेंगे सर। है ना। बी बी आमिर का जवाब था और सरमत का जवाब था अली का सर। अली का सर सर मेरा जवाब सी आई गेस। सर मेरा तो ई है सर, मेरा ई है सर। आबिद का ये मैं हमेशा उसकी पास जाता हूँ तायर के पास। तायर का कौन सा जवाब है? सर पीसीआई करेंगे सर। पीसीआई पीसीआई देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया। इस पेशेंट को आप लोग सब ठीक हो, मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हो कि इस बंदे की डायग्नोसिस की जहां तक बात है तो आप सबको पता है कि इस बंदे को क्या है। सर इसका डी क्लोपिडोग्रेल नहीं, आप सबको पता है कि बंदे को प्रॉब्लम क्या हुई है। सीवियर चेस्ट पेन है, 40 मिनट हो गए, 30 मिनट से ज्यादा हो गए, इमरजेंसी में आया है, ऑक्सीजन नाइट्रोग्लिसरीन मार्फिन एज ए पेन किलर वो दे दी। ईसीजी पे एसटी एलिवेशन मतलब एसटी एलिवेटेड एमआई है, ट्रोपोनिन लेवल ब्लड के अंदर ज्यादा है तो कंफर्म हो गया कि एसटी एलिवेटेड एमआई है। तो ये तो आप सबको पता है ना। यस एसटी एलिवेटेड एमआई। अब आप लोगों इस बात पे डिवाइडेड हो, कुछ कहते हैं कि पीसीआई करो और कुछ कहते हैं कि एस्पायरिन दो। हाँ ये है ना। यस सर। तो अल्लाह के बंदो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है इसमें अगर आप लोगों को याद हो एक थे जो सब पे अप्लाई होते थे और उसके बाद फिर एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम की मैनेजमेंट कुछ डिफरेंट थी। वो डिपेंड करता था कि क्या है, स्टेमाई है या अनस्टेमाई या अनस्टेबल एंजाइना। लेकिन इससे पहले यहाँ पे जो मैनेजमेंट थी वो सबकी सेम थी। आ जाओ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आबिद का जवाब ठीक है। ये देखो ये देखो जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है इसकी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, हाँ तो इसमें मोना से मैंने आप लोगों को बताया था ना, एम से मार्फिन दोगे ताकि पेन, मार्फिन क्या है ओपियोइड है पेन रिलीफ के लिए जो सेंट्रल चेस्ट पेन हो रही है। ऑक्सीजन दोगे अगर सैचुरेशन 94 से कम है, नाइट्रेट्स दोगे, जबान के नीचे एंजीसिड की गोली लगाओगे, और A2 एक ए से एंटी प्लेटलेट्स हैं, दूसरे ए से एंटी कोआगुलेंट्स हैं। जो एंटी प्लेटलेट्स हैं ना ये पहले आते हैं ना, और इनमें भी एस्पाइरिन पहले आता है। तो ये तो आप सबको दोगे, वो तो फिर बाद में डिसाइड होगा जब यहां तक आप प्रोटोकॉल फॉलो कर दोगे उसके बाद डिसाइड होगा कि स्टेमाई है या एन स्टेमाई है। अगर स्टेमाई है तो क्या पीसीआई अवेलेबल है 90 से 120 मिनट्स में? अगर अवेलेबल है तो पीसीआई करो, लेकिन अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर थ्रोम्बोलाइसिस करो एल्टेप्लेज या स्ट्रेप्टोकाइनेस की मदद से। वो तो बात की बात है ना। उससे पहले तो आप ये सबको देते थे ना मोना 2। यस सर। समझ नहीं आई आप लोगों को? सर देखो उसने ऑप्शन में क्लोपिडोग्रिल दिया हुआ है, नहीं दिया है। दिया है दिया है। लेकिन देखो एंटी प्लेटलेट्स में भी मैंने वहां पे क्या पहले लिखा हुआ है, एस्पाइरिन 300 mg, उसके बाद क्लोपिडोग्रिल लिखा हुआ है। ये देखो तो एस्पाइरिन सबसे जरूरी है। ये तो आपने सबको देनी है, चाहे आपने किसी की पीसीआई करनी है या थ्रोम्बोलाइसिस करनी है। उससे पहले जो बेसिक मैनेजमेंट है जिसमें मोना आता है, मोना का ए जो है वो 2 पे मुश्तमिल है,
ये तो पीसीआई और थ्रोम्बोलाइसिस से पहले आपने सबको देना है ना। समझ यस नहीं सर। आ रही है आप लोगों को? आ रही है। यस सर। ठीक है, तो देखो इसने लिखा हुआ है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। इसने ये नहीं लिखा हुआ कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्टेप फॉर मैनेजमेंट। उसने तो ये लिखा कि आपके पास पेशेंट आया, डायग्नोज हो गया कि एसटी एलिवेटेड एमआई है। जो मोना वाला प्रोटोकॉल है उसमें मार्फिन भी पेशेंट को मिल गई है, ऑक्सीजन भी मिल गया है। जीटीएन में क्या है, नाइट्रेट्स है, तो नाइट्रेट्स भी मिल गए हैं। तो मोना का A2, इस A2 में एक ए से एंटीप्लेटलेट्स थे यानी एस्पाइरिन और क्लोपिडोग्रिल, वो अभी तक इस बंदे को नहीं मिली, तो फौरन इसको एस्पाइरिन दो। एस्पाइरिन के बाद क्लोपिडोग्रिल दो, उसके बाद एंटीकोआगुलेंट दो, उसके बाद फिर डिसाइड करो कि अब 90 से 120 मिनट तक पीसीआई अवेलेबल है, हो सकती है। अगर हो सकती है तो फिर उसके बाद पीसीआई करो, अगर नहीं हो सकती तो फिर थ्रोम्बोलाइसिस करो। लेकिन इन सबसे पहले जो नेक्स्ट स्टेप है वो तो आपने एस्पाइरिन का लेना है ना। यस सर। यस सर। ये तो फार्माकोलॉजी में है, जो मुझे नहीं पता आप लोगों के साथ मैंने पीडीएफ फाइल शेयर की है यानी जिंजीवल हाइपरप्लेशिया कौन से ड्रग्स की वजह से होता है? डेल्टा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स डेल्टा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एंटी एंजाइनल में जब मैंने कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पढ़ाए थे तो ये जिंजीवल हाइपरप्लेशिया था या नहीं था? मसोड़े जो हैं वो इतने हाइपरप्लेशिया हो गए, तो हमने पढ़ा था कि गम्स या जिंजीवल हाइपरप्लेशिया ये कौन से डाइहाइड्रोपाइरिडीन का जो है ये साइड इफेक्ट है। डाइहाइड्रोपाइरिडीन में कौन आते हैं? जिनके आखिर में डिपीन आता है, जैसे निफिडिपीन। हाँ, यस तो सर। ये निफिडिपीन का साइड इफेक्ट है। लेकिन ये फार्माकोलॉजी है, आई डोंट ब्लेम यू गाइस, फार्माकोलॉजी का तो ये टेस्ट नहीं है ना। तो निफिडिपीन की वजह से जिंजीवल हाइपरप्लेशिया। ये बस थोड़े से सवाल रहते हैं, मैं इस क्वेश्चन आप लोगों के लिए कर देता हूँ। एक बंदे ने दांत निकाला, दांत निकालने के बाद यानी आफ्टर विच, दांत निकालने के बाद उसको माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स हो गया, टेम्परेचर उसका हाई हो गया, हार्ट फेलियर में ये बंदा चला गया और न्यू कार्डियक मर्मर है। ये सब कुछ दांत निकालने के बाद हुआ। बताओ इस बंदे को ये सारा मसला किस वजह से हुआ है? इन्फेक्शन सर, बैक्टीरियल कौन बैक्टीरियल सा इन्फेक्शन? एंडोकार्डाइटिस। वेरी गुड वेरी गुड, ये Sequel बैक्टीरियल of the dental. एंडोकार्डाइटिस है। बैक्टीरियल सर एंडोकार्डाइटिस सब में भी एक्यूट। डेंटल, वेरी गुड Sequel of वेरी गुड, डेंटल एक्सट्रैक्शन की वजह से कौन सा बैक्टीरिया होता है? सर विरिडेंस, स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। वेरी विरिडेन विरिडेन विरिडेन। इस बंदे ने दांत निकाला, जहां पे उसने डेंटल एक्सट्रैक्शन की थी यानी दांत निकाला था, इस बंदे ने अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं की थी, मुंह की दांतों की सफाई नहीं करता था। तो जब इसने दांत निकाला तो उस जगह पे बैक्टीरिया पड़े थे स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेन, वो घुस गए, ब्लड में चले गए, ब्लड के जरिए से हार्ट में आ गए, हार्ट के एंडोकार्डियम के साथ चिमट गए और एंडोकार्डियम के अंदर इन्फ्लेमेशन करवा दी यानी एंडोकार्डाइटिस करवा दिया। और एंडोकार्डाइटिस क्या है? इन्फेक्शन है ना। इन्फेक्शन ऑफ द एंडोकार्डियम इज कॉल्ड एंडोकार्डाइटिस। तो ये एंडोकार्डाइटिस में न्यू कार्डियक मर्मर होता है ना। माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स क्यों हुआ? ये लेट सपोज हार्ट है, ये माइट्रल वाल्व है। हाँ, माइट्रल वाल्व को किसने पकड़ा हुआ होता है? कार्डी टेंडनी ने, कार्डी टेंडनी ने। और कार्डी टेंडनी किसके थ्रू अटैच होते हैं? पेपाइलरी मसल्स के थ्रू, ये रेड पेपाइलरी मसल है। अब लेट सपोज इस बंदे को एंडोकार्डाइटिस हुआ और एंडोकार्डाइटिस ने ये पैन में कोई और, इस एरिया में भी एंडोकार्डियम इन्फ्लेम्ड हो गया, यहाँ भी इन्फ्लेम्ड हो गया, यहाँ भी इन्फ्लेम्ड हो गया, यहाँ भी इन्फ्लेम्ड हो गया, तो जिसकी वजह से ये माइट्रल, ये जो पेपाइलरी मसल है ये क्या हो गए? रप्चर हो गए, टूट गए इन्फेक्शन की वजह से। तो जब ये टूटे तो माइट्रल वाल्व सही तरीके से बंद नहीं होगा और रिगर्जिटेशन होगी, यानी माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स होगी ना। यस सर। यस सर। तो ये माइट्रल वाल्व प्रोलैप्स इसलिए इस बंदे को हुआ। न्यू मर्मर क्यों होगा? क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इन्फेक्शन होता है वो यहाँ पे क्या कर देता है? यहाँ पे सुराख कर देता है।
रिगर्जिटेशन हो गया। इस एरिया में इस तरीके से सुराख हो जाता है। यहाँ पे बैक्टीरिया घुसे हुए थे ना, एंडोकार्डियम को इसने इन्फ्लेम, इस जगह को ये रप्चर कर देते हैं। तो जब ये रप्चर करते हैं ब्लड यहाँ से लीक आउट होता है। ये ब्लड जब लीक आउट होता है तो आपको इसकी लीक आउट होने की आवाज मरमर की शक्ल में सुनाई देती है। ये मरमर पहले नहीं था, अब है, यानी न्यू मरमर है। और साथ में पेशेंट को फीवर भी है। कौन बताएगा मुझे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के लिए कौन सा क्राइटेरिया यूज होता है? ड्यूक जॉन नहीं, जॉन्स नहीं है, ड्यूक का जेन जॉन नहीं। जॉन्स जॉन्स तो नहीं, हाँ, हाँ ड्यूक वो तो मैंने ड्यूक क्राइटेरिया। ड्यूक क्राइटेरिया है सर जी। ड्यूक क्राइटेरिया या मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। वो जो Modified जोन्स क्राइटेरिया है वो रोमेटिक फीवर के लिए है। मुझे तो आप लोगों को दिखाना पड़ेगा ना। ये हमने कहाँ पे पढ़ा था? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस ऊपर है। ये देखो मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। 2 मेजर हो या 1 मेजर और 3 माइनर हो या 5 माइनर हो। अब मेजर क्राइटेरिया में क्या है और माइनर में क्या है? तो मेजर क्राइटेरिया में ये 2 हैं, यस सर। यानी पैथोलॉजिकल एविडेंस हो, क्या ब्लड कल्चर पॉजिटिव आ जाए, और एविडेंस हो कि एंडोकार्डियम इन्वॉल्व हो गया, ये आपको ट्रांसथोरेसिक इको या ट्रांसइसोफेजियल इको पे नजर आ जाए। तो ये 2 मेजर क्राइटेरिया हैं। और माइनर क्राइटेरिया के लिए क्या निमोनिक था, क्या जुमला था? predisposing factors in a feverish person with atypical culture and vascular immunological phenomena। तो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स हो, जैसे बंदा आईवी ड्रग एब्यूजर हो, फीवरिश यानी बंदे को फीवर हो, एटिपिकल कल्चर, एक तो वो टिपिकल कल्चर है ना, ये 2 कल्चर पॉजिटिव आ जाए वो मेजर क्राइटेरिया में आता है। अब अगर 2 नहीं है, 1 पॉजिटिव आ गया है तो फिर हम इसको माइनर में रखते हैं, यानी इसको हम एटिपिकल कल्चर कहते हैं। वस्कुलर फिनोमिना और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। वस्कुलर फिनोमिना में क्या था? सेप्टिक एम्बोलाई थे ना, जेनवे लीजन थे, स्ट्रोक ब्रेन के अंदर एब्सेस, स्प्लिंटर हेमरेजेस। और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना में क्या थे? ओस्लर नोड, रॉथ स्पॉट पढ़ा था हमने। किडनी भी ये देखो आप लोगों ने इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस आमिर आपने रिवाइज नहीं किया मुझे लगता है। तो रिवाइज किया था, टाइम हो गया इस वजह से पहले। तो टेस्ट के लिए तो रिवाइज एक दफा करना चाहिए था ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे केस भी आते हैं, हॉस्पिटल में मरीज भी आते हैं, और पेपर में इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। इसको रिवाइज करो अभी, ठीक है? यस सर। कितने क्वेश्चन है? वो तेरी खैर, ये तो बहुत ज्यादा है। चलो ये क्वेश्चन, इसका कौन जवाब देगा? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटेक्ट री-इन्फार्क्शन? सीकेएमबी सर। सीकेएमबी। सीकेएमबी, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि सीकेएमबी 6 दिनों में फिर खत्म भी हो राइट जाएगा। द रीफंक्शन 3 दिनों में ब्लड में इसका लेवल नॉर्मल पे आ जाता है। हमने किस तरह याद किया था? मेडिकल कॉलेज टूर और लाहौर। और लाहौर लाहौर। तो मेडिकल यानी 1 दिन, कॉलेज 2 से 3 दिन, तो 3 दिन, टी 7 दिन, 7 दिन, एल 14 दिन। 14 ऐसे इसमें। तो 1, 2, 3 और 7 और 14 मायोग्लोबिन 1 दिन में नॉर्मल हो जाता है। सी के एम भी 2 से 3 दिनों में नॉर्मल हो जाता है। तो अगर किसी बंदे को आज चेस्ट पेन हुई है और आपने डायग्नोस कर लिया कि एमआई है और आपने उसकी मैनेजमेंट कर दी, अब 7 दिनों के बाद दोबारा उसको पेन हो रही है या 6 दिनों के बाद, तो ये जानने के लिए कि कहीं इसको दोबारा नया एमआई तो नहीं हो गया, मैं क्या चेक करूंगा? सी के एम बी, क्योंकि सी के एम बी 2-3 इस दिन गायब हो गई थी। अगर छठे दिन भी सी के एम बी मौजूद है, इसका मतलब इसको दोबारा सी री-इन्फार्क्शन, मतलब दोबारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुआ है। हाँ, ये कौन बताएगा? एक बंदा है, उसकी प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व हुई थी, यानी उसका जो हार्ट वॉल्व है, लेट्स सपोज माइट्रल वॉल्व, ये माइट्रल वॉल्व खराब हो गया तो इसकी जगह पे हमने मसनूई यानी प्रोस्थेटिक हार्ट वॉल्व लगा दिया।
अब ऐसा मरीज जिसकी प्रोस्टेटिक हार्ट वॉल, इसकी हेमिकोलेक्टोमी हुई, यानी कोलोन इसका काटा गया। हेमिकोलेक्टोमी मीन कोलोन को काट देना। कुछ दिनों के बाद उसने कंप्लेन की कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर पेन है। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में कौन सी चीज मौजूद होती है? ये अगर एब्डामिन है ना, ये ऊपर चेस्ट है, नीचे एब्डामिन है, तो एब्डामिन के ये राइट अपर क्वाड्रेंट है जहाँ पे लीवर होता है, ये लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है जहाँ पे क्या होता है, स्प्लीन होता है। होता है। ठीक है, अब देखो इस बंदे को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम यानी लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन है जहाँ पे स्प्लीन होता है, फीवर भी है साथ में, और नया मरमर है, सिस्टोलिक मरमर। तो आपने अब नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन क्या करवाना है, ये पता चलाने के लिए कि भाई हमने तो इसकी कोलोन की सर्जरी की, इस बंदे का हार्ट क्यों फेल हो रहा है, ये पता चलाने के लिए आप कौन सा टेस्ट करोगे? सर ब्लड कल्चर। ब्लड कल्चर जो आपने भी पढ़ाया, वेरी इन्फेक्टेड गुड, ब्लड वेरी गुड, इन्फेक्टेड वेरी हेपेटाइटिस। गुड। इट में ब्लड इफेक्ट कल्चर क्यों इस बंदे में इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्यों होगा? सर यहाँ पे सर प्रोस्टेटिक वॉल लगे, इसमें से ज्यादा चांस होता है इन्फेक्शन का सर। वेरी गुड, यस एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोलोन सर जी, कोलोन की हुई है। वेरी कोलोनोटॉमी हुई है सर। गुड, वेरी गुड, कोलोन, कोलोन। इस और बंदे में मरमर कौन भी से है, बैक्टीरिया का, कौन सा बैक्टीरिया होगा? स्ट्रेप बोवियस। बोवे। हुई सर। स्ट्रेप बोविस जो है वो कोलोन में के जरिए से ब्लड में चला जाता है और ब्लड से हार्ट में, और वहां पे एंडोकार्डाइटिस करवा देता है। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस, और इस बंदे को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, जिसके लिए आप ब्लड कल्चर करोगे। आप मुझे बताओ, ये तायर बताएगा, इस बंदे को लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम या लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में पेन क्यों हो रही है? क्योंकि ब्लड पंप नहीं हो रहा है ना सर। तो क्यों? वो तो चेस्ट है ना, हार्ट तो चेस्ट में होता है, हम तो एब्डामिन की बात कर रहे हैं। एब्डामिन का जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में, इसमें बंदे को पेन हो रही है, कौन बताएगा? सर यहाँ पे सर सर स्प्लीन की वजह से अच्छा बैक्टीरिया चला जाता है बार बार। फिल्टर करता है ब्लड को बैक्टीरिया तो यहाँ स्प्लीन के अंदर। यहाँ पे होता है स्प्लीन। स्प्लीन। और अगर आप लोगों को याद हो, अगर आप लोगों को कार्डियोलॉजी में याद हो और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में याद हो, तो हमने पढ़ा था कि जो वस्कुलर फिनोमिना थे, इसमें एब्सेस बनते हैं, और ये एब्सेस अगर स्प्लीन में बन जाए तो इस स्प्लीन में गैली भी होती है, यानी स्प्लीन बड़ा भी हो जाता है और पेन भी होती है। स्प्लेनिक एब्सेस यानी स्प्लीन के अंदर एब्सेस बन जाते हैं। तो जहाँ पे एब्सेस हो वहां पे पेन होगी ना, तो स्प्लीन में अगर एब्सेस हो तो स्प्लीन में पेन होगी। अब वो आपको प्लेट के अंदर रख के तो नहीं दे सकता ना सवाल, वो तो आपको घुमाएगा फिराएगा। उसने स्प्लीन नहीं यूज किया, बल्कि कौन सा टर्म यूज किया कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रही है। अब ये अल्लाह ने आपको अक्ल दी है ये सोचने के लिए कि लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में तो स्प्लीन होता है, तो अगर स्प्लीन में पेन हो रही है, इसका मतलब इस बंदे को इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस हुआ है, उसकी वजह से वस्कुलर फिनोमिना हुआ है और स्प्लेनिक एब्सेस हुआ है, स्प्लीन के अंदर एब्सेस बना है। ताहिर, आज आप कार्डियोलॉजी में जो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वाला टॉपिक है वो सबको सेंड करो ताकि दोबारा उसको सुने। ओके सर। एक आखिरी क्वेश्चन और फिर चलते हैं। कौन बताएगा कि इस बंदे को इस ईसीजी में कहां पे मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई है? इंटीरियर एमआई है, लेटरल एमआई है, पोस्टीरियर एमआई है, या इंफीरियर एमआई है? इसके लिए आप लोगों को मैंने लीड्स पढ़ाई थी कि कौन सी लीड्स कौन सी जगह को देख रही होती है, पढ़ाई थी ना मैंने। ऐसा देखो इस बंदे में इंटीरियर एसटी लग रहा है सेगमेंट एलिवेशन है ना। सर, इंटीरियर लग रहा है। देखो दीवान भी। यहाँ पे एसटी सेगमेंट ठीक है, यहाँ पे एसटी सेगमेंट ठीक है, अगर आप देखो ठीक है ना, यस ये सर। पी वेव, ये क्यूआरएस, और ये एसटी सेगमेंट, तो ये तो ठीक है। एसटी सेगमेंट एलिवेटेड नहीं है, नहीं है ना। यस सर। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो, G1। ये पी वेव, यस। ये इतना बड़ा क्यू, और ये
अब ये इसके बाद यहाँ से ST सेगमेंट है, तो J पॉइंट यहाँ हो गया ना, यस और बेस लाइन कौन सी है, ये बेस लाइन है, तो बेस लाइन से तो J पॉइंट बहुत ऊपर गया हुआ है ना, तो ये ST एलिवेशन है, और ये कहाँ पर है, सर ये V1 में, सॉरी V2 में है, V1 और V3 में है, और V4 में है। यस और हमने पढ़ा है कि जो हमारा हार्ट है, जो V1, V2, V3 और V4 हैं, ये आपके हार्ट के इंटीरियर वॉल को देख रहे होते हैं। तो अगर V2, V3, V4 तीन लीड्स के अंदर एलिवेशन है, इसका मतलब ये इंटीरियर वॉल है माइया। ठीक है, यस ये मुझे बताएं इसका जवाब, और बस फिर पेन होती है एक बंदे को, और लेस देन 30 मिनट के लिए होती है, और एक्सर्शनल है यानी एक्सरसाइज के बाद होती है, जो कि रेस्ट पे ठीक हो जाती है। तायर इस बंदे को अनस्टेबल कौन, इंजन है सर, स्टेबल स्टेबल इंजन है, सॉरी स्टेबल है, सॉरी, स्टेबल टेबल। स्टेबल। स्टेबल है। आप लोगों को कैसा लगा टेस्ट सेशन जो था हमारा, ये सही था? सर बेस्ट था सर, यस सर बहुत जबरदस्त है। गुड सर था। आला। इसमें बंदे माइंड ओपन हो जाता है। क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन आ रहा होगा, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की, आपको ने ये नहीं देखा कि यार ये तो इस तरह की ट्रिक्स भी देते हैं कि कभी कभी अल्फाज बदल देते हैं, तो वो आपने एमसीक्यूज की इस तरह वो करनी है। ठीक है, अब इंशाल्लाह कल मैं आप लोगों के साथ फार्माकोलॉजी जो हार्ट फेलियर